नमस्कार, आप देख रहे हैं डाउन टू डस्ट चैनल। मैं हूं शुभम लंगी। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो फार्मर एमपी भी रहे हैं और अभी बात करूं तो हाल ही में वह किसान लीडर हैं। मैं बात कर रहा हूं टीएस बाजवा जी की। सर, आपका स्वागत है पहले तो। थैंक यू, वेलकम। सर, आप किसान लीडर हैं और किसानों से जुड़ा हुआ एक विषय है जो पूरे देश में काफ़ी चर्चित है और काफ़ी सुर्खियां भी बटोर रहा है इन दिनों। अन्नदाता जिसे बोला जाता है, आज वो सड़कों पर है और सरकार और किसान दोनों आमने सामने हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले तो हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जम्मू कश्मीर का किसान जो है उसको इस बिल से कितना फायदा और कितना नुकसान होने जा रहा है, पहले तो सरल भाषा में आप समझाएं। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा जो हमारा देश है ये एक कृषि प्रधान देश है और ये इसको हम एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जो हमारा किसान है, हमारे देश का जो किसान है, तो अभी अभी जो रिसेंटली सरकार ने जो 3 कानून पास किए हैं, अभी जो पिछले सेशन में पास हुए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जब कोई ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, वो ऑर्डिनेंस उस वक्त जारी किया जाता है जब कोई एमरजेंसी हो, कि जो हाउस है अभी उसको 2-3 महीने हैं, तो जो एमरजेंसी में उसको कोई कानून बनाना पड़ता है, इसलिए वो जो पार्लियामेंट होता है वो सेशन में नहीं होता, तो इसलिए उसको ऑर्डिनेंस लाते हैं। और जिस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना था और लोग जो है बाहर नहीं निकल रहे थे, उस वक्त इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया। पहले ऑर्डिनेंस लाया और जब पिछला सेशन हुआ विंटर सेशन, उसमें इन्होंने उसको कानून बना दिया। और जिस तरीके से इन्होंने उसको पास किया, पूरे देश ने देखा और पूरे विश्व ने देखा जिस तरीके से इन्होंने कानून को पास किया। क्योंकि मैं भी राज्यसभा में 6 साल बैठ कर आया हूँ। जिस वक्त मैं गया था उस वक्त हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे, जो बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़े लीडर थे। तो उसके बाद 2004 में उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, यानी मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी साथ वहाँ पार्लियामेंट में रहा हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ भी रहा हूँ। 2-3 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, क्योंकि 4 में 5 8 में हम रिटायर हो गए। तो जिस तरह से इन्होंने राज्यसभा में जो बिल पास किया, और जिस बात पूरी अपोजिशन ये कह रही है कि आप इसके ऊपर डिवीज़न कराइए, और डिवीज़न करने के बाद आप उसके वोटिंग कराइए, ताकि जो है कानून जो है वो पास हो सके। इन्होंने बिल को ऐसा नहीं किया, यानी इन्होंने एक तानाशाही रवैया जो है उस तरीके से उस बिल को जो पास किया, और जिसका जितनी भी हमारे देश की प्रोड्यूस पार्टी है सब ने इसका विरोध किया। और साथ साथ जो हमारा किसान है उन्होंने इस बिल का जो विरोध किया। आप ये बार बार कह रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री या हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो बार बार ये कह रहे हैं, जिस वक्त किसान ये कहते हैं कि हमें जो MSP है उसके लिए भी आप नीचे अगर 2 लाइनें लिख देते कि जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, ये हम ख़त्म नहीं करेंगे और इसको भी हमने एक कानूनी रंगत दे दी है, तो किसान इससे मैं समझता हूँ खुश हो जाता है। लेकिन बार बार किसान ये कह रहे हैं कि आप जो है MSP को फिक्स करिए, उसके लिए कानून बनाइए। और ये कह भी रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि MSP थी, है, रहेगी। लेकिन इसमें यह नहीं हमें समझ आ रही कि जब ये कह भी रहे हैं कि थी, है, रहेगी, तो फिर इनको 2 लाइनें नीचे लिखने में क्या परेशानी है। मैं समझता हूँ ये जो बिल बनाया गया है, ये ड्राफ्टिंग जो की गई है, ये ड्राफ्टिंग जो है वो सरकार ने नहीं की। ये ड्राफ्टिंग जो है अडानी वानी ने अपने हिसाब से की है, जिस तरीके से उनको फ़ायदा पहुंच सकता था उसी तरीके से जो उन्होंने उसकी ड्राफ्टिंग कराई है। अदरवाइज हम भी रहे हैं 6-6 महीने 7 साल लगता है उसके लिए कानून बनाने में। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, किसी वजह ऐसा होता है एक सेलेक्ट कमेटी बनाई जाती है, उसमें जाकर फिर डिस्कस होती है, उसके बाद फिर जो पार्लियामेंट में उसमें डिबेट होती है, और डिबेट के बाद उसमें वोटिंग होती है। और वोटिंग कोई भी अगर आपको ये कहती है इसमें डिवीजन होनी चाहिए, अगर चार मेंबर पार्लियामेंट में ये बात कहें कि इसमें डिवीजन होनी चाहिए, उसमें डिवीजन होती है। तो यहाँ पूरा अपोजिशन जो कह रहा है कि इसमें डिवीजन होनी चाहिए, इसमें वोटिंग होनी चाहिए, और सरकार ने ऐसा नहीं किया। और सरकार ने उल्टा किया कि जो ये कह रहे थे, जिन्होंने शोर डाला वहाँ जाकर ये कापी वगैरह फाड़ी, वहाँ कागज, उनको इन्होंने एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया, उन्होंने होस्ट उनको सस्पेंड कर दिया। ये यानी एक तानाशाही रवैये से ये जो है ये बिल जो पास किया गया, और इसको मैं कहता हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो है जो कानून बना है। यही वजह है आज पूरे देश का जो किसान है वो सड़कों पे, आज पूरे देश का किसान जो है सड़कों पे है। और मैं समझता हूँ इस बिल के आने से रेहड़ी फड़ी वाले से लेकर बड़े दुकानदार को भी फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि जिस वक्त इसकी एक जो क्लास है 36 जिसके तहत जो कंडक्ट फार्मिंग करेंगे वो जी, जब वो कंडक्ट फार्मिंग करेंगे तो वो जब एग्रीमेंट करेंगे किसान से, उसके बाद वो क्या करेंगे कि वो बीज भी अपना डालेंगे, उसमें खाद भी अपनी डालेंगे, ट्रैक्टर भी उनका होगा, पेस्टिसाइड भी उनकी होगी, खाद वगैरह सब उनका होगा। जब ये सारा कुछ खुद करेंगे
तो जिस वक्त ये करेंगे सारा कुछ अपने, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जो खाद बेचने वाला है वो बंद हो जाएगा। कहाँ से वो खाद कहाँ बेचेगा जब ये खुद खरीदेंगे? ये ऐसा तो है नहीं, ये जाएंगे एक दुकान पे 4 बोरी डालेंगे, जैसे हम जाते हैं पर 10 बोरी हमें यूरिया चाहिए हम डाल देते हैं, 4 क्विंटल हमें DAP चाहिए हम जाकर दुकानदार से ले लेते हैं। ऐसे हमारे में आर्ट्सपुरा में 50 दुकानें होंगी, कम से कम 50 दुकानें, वो सारी बंद हो जाएगी। ये बड़े बड़े रैक लाएंगे कट्ठे, और हर एक तहसील में अपना एक गोडाउन बनाएंगे और गोडाउन से वो अपनी खाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसी तरह पेस्टिसाइड करेंगे, इसी तरह बीज करेंगे, इसी सब कुछ करेंगे। तो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ ये सारा एक नुकसान होगा हमारे पूरे जो काम करने वाले हैं वो। और उसके बाद जब ये फसल तैयार करेंगे, जब फसल तैयार हो जाए अपने बड़े बड़े गोडाउन में, जिस तरह से आपको शायद मालूम होगा, अभी ये जो बिल तो अभी उन्होंने पास किया, लेकिन इससे पहले 2017 में जो अडानी है उन्होंने 100 एकड़ ज़मीन जो है वो पानीपत के पास खरीदी है। और वो जो वो उसने रखा उसका नाम शायद नाम रखा उसका अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड, AALL। उन्होंने 1917 में वहाँ ज़मीन खरीदी है, 100 एकड़ ज़मीन खरीदी है। वो नलैथा गांव में उन्होंने ज़मीन खरीदी है, 100 एकड़ ज़मीन वहाँ खरीदी है। और वहाँ ये बड़े बड़े स्टोर, इनको कैसे पता चल गया पहले कि ये होने वाला है? इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको पहले पता था लेकिन उनको टाइम नहीं लग रहा था। आज पूरा हिंदुस्तान जो है इसके खिलाफ है, पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी 2 आदमी अडानी अवानी उसकी हेल्प कर रहे हैं। और इसकी मैं देख रहा था, किसी चैनल में देख रहा था, उन्होंने कहा है इसकी 4 साल में 61% जो है आमदनी, 61 गुना, यानी इसकी आमदनी ज़्यादा हो गई है। और अभी ये कह रहे थे ये जो किसानों के लिए उन्होंने कर्ज माफ़ करने वो करते नहीं, 500 रुपये महीने का डालते हैं, 2000 महीने में डालते हैं तो किसान को खुश करते हैं। इनके पास 4.5 मिलियन जो है रुपया इनके पास कर्जा ले रखा उन्होंने। इनके ही सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे, कल प्रेस वाले को कह रहे थे, जब अडानी ने कहा कि मेरे ऊपर कोई NPA नहीं है, तो उन्होंने उसमें लिखा, मैं देख रहा इंटरनेट पे, कि आपने तो 4.5 जो है मिलियन रुपया जो आपने कर्ज लिया हुआ है, आपके ऊपर NPA खड़ा है, आप कैसे कहते हो हमने नहीं लिया? आपने कांग्रेस के कर्ज की बात करी जो किसानों पे अमूमन रहता है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसान की जब बात आती है तो एक विषय जुड़ा रहता है जो है उनका कर्ज। मैक्सिमम सरकारें जब भी सत्ता में आने की कोशिश करती हैं एक लुआबड़ी सपना दिखाया जाता है कि कर्ज माफी। सर आपको नहीं लगता कि जैसे दुनिया की बात करें अगर, वहां पे जो फार्मर्स रहते हैं उनको इस तरीके से सहानुभूति नहीं दी जाती, ना उनका कर्ज माफी किया जाए उनको, बल्कि उस तरीके से शिक्षित किया जाता है कि वो अपने आप को और उबारें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, कर्ज माफी की तरफ ना बढ़ें, बट अपने आप को उबार कर अपनी इनकम जो है वो दोगुना करें। आप जिस पार्टी से आते हैं उसने 70 साल लगभग देश में राज किया, हुकूमत करी। सर ऐसा कोई पॉलिसी उस वक्त, क्योंकि इतने बड़े बड़े लीडर्स रहे, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हैं, ठीक है, इतने उसके बाद सोनिया गांधी जी रहे, इंदिरा गांधी जी रहे, इतने बड़ी बड़ी शख्सियत दी आपकी पार्टी ने, लेकिन ऐसी कोई रूपरेखा तय नहीं की जा सकती थी कि आज हमारे किसान को कर्ज माफी की तरफ ना बढ़कर उनको इक्विपमेंट्स के जरिए उनकी कृषि में वृद्धि, आय में वृद्धि, कुछ ऐसी स्किल्स दिलाई जाती उनको कि वो अपनी आय में वृद्धि करते, ना कि कर्ज माफी की तरफ जाते? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर अडानी और अबानी का कर्ज माफ़ हो सकता है, जो NPA 1.25 लाख करोड़ माफ़ हो सकता है, तो अगर किसानों का कांग्रेस ने 72,000 करोड़ माफ़ कर दिया, उसमें कौन सी परेशानी है? अगर इन जो पैसे वाले हैं जिनकी आमदनी 3.5 लाख 4 लाख करोड़ एक साल की है, तो अगर किसानों को इन्होंने 72,000 रुपये कर्जा माफ़ किया, उसमें मनमोहन सिंह जी, उसमें हम भी पार्लियामेंट में थे जी, अच्छा किया उन्होंने जी। तो इनका अभी मैं देख रहा, संजय सिंह बोल रहा था पार्लियामेंट में, बता रहा था आंकड़े कि 1.25 लाख करोड़ रुपया इनका जो MPA एक आदमी के उन्होंने माफ़ किया है, बड़े लोगों का उन्होंने माफ़ किया। तो अगर किसान, देखो जितना किसान खुशहाल होगा उनका कर्ज माफ़ करेंगे, इतना वो ज़्यादा काम करेगा मेंटेन करना। दूसरी बात आपने कही कांग्रेस की, आप तो जानते हैं, शायद आप छोटे हैं, हम भी छोटे थे, हम बाद में पैदा हुए, जिस वक्त हमारा हिंदुस्तान याद हुआ जी, हमारे हिंदुस्तान के पास क्या था? सुई थी ना, सारा कोई हिंदुस्तान से लूट कर ले गए अंग्रेज। अगर आज यहाँ हिंदुस्तान खड़ा है, 70 साल कांग्रेस ने राज नहीं किया, 55 साल किया, 56 साल किया, बीच में इनकी सरकार रही 1970 में, वो चला नहीं सके देश को, 2 साल के बाद चली गई सरकार। उसके बाद बने अटल जी बने, वो भी 13 महीने रहे, उसके बाद दोबारा 4.5 5 6 साल रहे, अटल जी रहे, आज 6 साल या 6.5 साल 7 साल इनको हो गया, यानी 56 साल जो सरकार है वो कांग्रेस की रही। वो जो कुछ देश में हम देख रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। देखिए, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो कांग्रेस ने हिंदुस्तान में लाया जी।
आज जो मैं कहता हूँ जो हम IABI के मकान देते हैं, ये जो कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री हमें 9 करोड़ मकान दे दिए, ये कि एक तो बड़ा झूठा, इतने मकान दिए नहीं उन्होंने, इतने बन नहीं सकते 4-5 सालों में। हाँ, जब से ये स्कीम शुरू की है तब हो सकता है 9 करोड़ मकान बनाए गए। देखिए 1985 में इंदिरा आवास योजना जो शुरू की गई इंदिरा जी के नाम के ऊपर, उस दिन से आज दिन तक जो है जो गरीबों को मकान दिए जाते हैं कांग्रेस की देन है। आज जो MSP है जिसको हम MSP कह रहे हैं, ये ख़त्म करने जा रहे हैं, 1966 में ये MSP देश में लागू की गई थी, उस वक्त कांग्रेस सरकार थी। आज हम जो देख रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट बना, जो 1913 में बना, जिसमें मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और सोनिया जी चेयरपर्सन थी UPA की, ये उस वक्त बिल लाया गया। जुलाई 2013 में पास हुआ जो, और दिसंबर में जो है हमारे जो महामहिम राष्ट्र उसमें साइन करके उसने सिग्नेचर किया और जो कानून पास हो गया, ये कांग्रेस ने दिया। आज जो नरेगा की बात करते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, आज उसका नाम उन्होंने नरेगा रख दिया, ये कानून किसने दिया? ये कांग्रेस ने दिया। आज हम जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं वो कांग्रेस की है। हम किसान क्रेडिट की बात करते हैं, जो किसानों को 4% सूद देना है, वो कांग्रेस की देन है। यानी जितनी भी हमारे देश में जो स्कीमें हैं गरीबों के प्रति वो कांग्रेस की। और जहाँ तक पहुँचाने वाला, आज हज़ारों हॉस्पिटल हैं। मैं कल सुन रहा था एक इनके मंत्री जी कह रहे थे कि जो आयुष्मान जो योजना चलाई है वो 18,000 हॉस्पिटल में आप ले सकते हैं। वो उनको पूछिए 18,000 हॉस्पिटल आपने बनाया? जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई आपने बनाई? आज तो मैं कह रहा था कि माननीय मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो इससे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। आप छोड़ दो, अब जैसे लगता है कि अभी 2014 के बाद जो है देश बना, पहले देश में कुछ नहीं था। और इसके बाद अटल बिहारी जी की सरकार रही 5 साल, उसने अच्छा काम किया, हम ये नहीं कहेंगे उसने अच्छा काम नहीं किया। मेरा ये नक्शा कहने का मतलब ये है कि जो भी देश में आज दिन तक हुआ है, हॉस्पिटल बने, रोड्स बने, एयरपोर्ट बने, जो आज जो बेचने जा रहे हैं, रेलवे इतनी बड़ी लाइन बिछाई वो कांग्रेस की देन, आज उसको बेचने जा रहे हैं। ये कहते हैं हमें 18,000 गाँव को बिजली दी, बहुत बड़ा हमने काम कर दिया, बहुत बड़ा सामान से तारे तोड़ कर ले, हम 18,000 गाँव में बिजली दी। हमारे गाँव के 7.5-8 लाख गाँव है हमारे हिंदुस्तान का, वहाँ बिजली किसने बजाई? मैं जम्मू की बात करता हूँ, जिस वक्त हम 47 में आज़ाद हुए तो इस जहाँ हरी सिंह का राज था, तो एक जहाँ नहर के ऊपर होता था बिजली प्रोजेक्ट, ओनली उसको नहर के ऊपर छोटा सा होता था, वो हॉस्पिटल को और राजे के महल को बिजली देते थे, बाकी जम्मू में कोई बिजली नहीं थी। किसने लाई? इतने गाँव को बिजली दी कहाँ? ये 18,000 गाँव में 6 साल में बिजली देकर, यानी 1 साल में 3,000 गाँव को उन्होंने बिजली दी। जितनी बिजली इन्होंने 6 साल में दी, इससे ज़्यादा बिजली तो बम्बे में लगती है, एक बम्बे में। वो किसने इतने बड़े बड़े, आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बना हुआ है। जब मोदी जी बैठे यहाँ आकर तो उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना मिला, तो इससे पहले जो किसी जहाँ किया वो कांग्रेस ने किया देश में। और ये बार बार कहते हैं इनको कांग्रेस कोई दिखाई देती। जब कांग्रेस की बात करते हैं हम, कांग्रेस सवाल पूछता कोई तो कांग्रेस पे चले जाते हैं, राहुल पे चले जाते हैं। भाई सरकार में आप लोग आपको सवाल नहीं पूछेंगे? जिस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी आप सवाल पूछते थे, आज आप सत्ता में हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं सवाल पूछेगी? आप पूछिए क्यों नहीं सवाल पूछेगी? आपसे पूछेंगे, कांग्रेस से पूछेंगे हम। कोई भी आदमी जो है इनसे सवाल पूछे, कोई सत्ता में है। जी, आपने बात MSP की करी, और नेशनल मीडिया की अगर बात करें, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप ही के स्पोक्स पर्सन आते हैं पार्टी के सुरजेवाला साहब, वो MSP के फायदे गिनाते हुए नजर आए हैं कुछ साल पहले। उसके बाद पार्लियामेंट की कुछ वीडियो वायरल होती हैं जिसमें डिस्कशन में ये एक क्वेश्चन आवर चलता है वहां पे, उसमें इस पे डिबेट चलती है कि MSP की जो है इसको इसके अंदर चेंजेस लाए जाने चाहिए और किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि लाने के लिए कृषि कानून में बदलाव करने चाहिए। सर, आपसे सीधा सवाल ये है कि जिस पार्टी से आप आते हैं, जब आप सत्ता में थे आप इस पर विचार कर रहे थे, आपने बाकायदा कमेटी बनाई कि किस तरीके से कृषि सुधार कानूनों को लाया जाए, MSP पे बदलाव किए जाएं। जब एक सत्ता से आप बाहर जाते हैं और कोई दूसरी सत्ता में आता है, वो इस कानूनों को पारित करता है, फिर सर क्यों प्रॉब्लम होती है और क्यों आप उनको संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं? देखिए, कानून जो उन्होंने पास किया, इसमें जो उन्होंने क्लाजें लगाई है वो उन्होंने खुद लगाई। देखो, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है जी, जिसने कहा था MSP 1.5 गुना होनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा जो काम है, अगर ये कहते हैं किसान अपना आत्मनिर्भर बने, देश हमारा आत्मनिर्भर बने, तो उस सबसे पहले इनको MSP बढ़ानी चाहिए। और देखिए, हमारा माननीय प्रधानमंत्री या इनके पूरी कैबिनेट जो झूठ बोलती है, झूठ पे बोलती है, कहती है हमने MSP 1.5 गुना दे दी है, किसानों को हम 2 गुना कर दी। भाई 7 साल होने को है, कहाँ किसानों की 1.5 गुना? मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं खुद पहले 50% इनकम हुआ करती थी खर्चा, आज 75% खर्चा और 25% किसान को बच रहा है।
आज उससे पहले कितना कम हो गया। और यहाँ तक मैं कह रहा हूँ एमएसपी की बात है, देखिए सबसे पहले ये 1.5 गुना इन्होंने कहा, 1.5 गुना क्यों नहीं करते, ये करें। मैं आज किसान जो है वो आज ही ख़त्म करने के लिए तैयार है, 1.5 गुना करें। 1.5 गुना मतलब अगर 2,000 रुपये उसको 3,000 करें। इनको 6.5 साल हो गया। जब मनमोहन सिंह जी गए थे उस वक्त 1400 थी पैडी की और लगभग इतनी थी गंदम की, कणक की। आज 1900 की इन्होंने 6 साल में। और 2006 में जो एमएसपी थी, मैं गंदम की बात करता हूँ, 640 पे थी और 13 में वो 1300 से ज़्यादा थी। यानी 7 साल में कांग्रेस ने उसको डबल किया। ये इनको 7 साल इन्होंने डबल करनी चाहिए। ये जो कहते हैं हमने 1.5 गुना कर दी, उसको छोड़ दीजिए। मैं कहा जो रूटीन में हम परसेंटेज बढ़ाते हैं, आप देख लो इंटरनेट खोल कर, 2010-11 की क्या थी एमएसपी, 1,000 रुपया थी और उस वक्त 8% बढ़ी। आप देख लो, मैं जैसे कहा कि 2006 में क्या एमएसपी थी, कितने फीसदी बढ़ी। अगर 8% उन्होंने बढ़ाई, उनके कांग्रेस के ज़माने में 8%, 7%, 6%, 5% बढ़ती थी। इनको बोलो आपने कितनी बढ़ाई। इस बार आप बाकी छोड़ो पीछे क्या किया उन्होंने, इस बार देख लो कितनी बढ़ाई उन्होंने। 50 रुपये बढ़ाई उन्होंने गंदम की, टोटली 50 रुपये। 50 मीन 2.5%। और 2.5% बढ़ाकर एमएसपी 1 साल में, और कहते हैं हम किसानों को 1.5 गुना दे देंगे। 1.5 गुना हमारी होगी एमएसपी। सबसे बड़ा मैं कहता हूँ झूठ बोल रहे, सबसे बड़ा। और जो मैं कहता हूँ जो हमारे सुन रहे हैं, आप इंटरनेट खोल कर देखिए कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप खोलो, अभी खोलो इंटरनेट, उसमें देखो कि 2010-11 की क्या थी, 1,000 रुपया थी और 8% बढ़ी। अगर 8% ये 14 से लेकर बढ़ाएं, 7% बढ़ाएं, आज कम से कम 25-26 हमारी एमएसपी। एक तरफ से किसानों को गुमराह कर रहे हैं, डबल इनकम कर रहे हैं, किसानों की 1.5 गुना में एमएसपी दे। ये बिल्कुल कोरा झूठ बोले। यही तो है झूठ के ऊपर ये इनकी जो नींव टिकी हुई है। अब झूठ जो है वो सामने आ गया। 2 करोड़ नौकरियों का झूठ आ गया, 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, वो आ गया। सारा कुछ जो झूठ था लोगों के सामने आ गया। अब सबसे बड़ा मैं कहता हूँ किसानों के लिए झूठ है कि हम 1.5 गुना हमने एमएसपी कर दिया। अभी रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे थे कि क्या ये हिंदुस्तान का किसान जो है वो समझता नहीं, उसको गुमराह कर रहे हैं। क्या हम बेवकूफ़ बैठे हैं, पता नहीं कि 1.5 गुना बढ़ी है नहीं बढ़ी। आपने बात एमएसपी की करी, वो जग जाहिर है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सबको दिख भी रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ किसान आंदोलन, अभी हाल ही में वो काफ़ी महीनों से वहाँ बैठे हुए हैं, ठंड का मौसम भी था, बड़े सारे किसानों की जानें भी जा चुकी हैं। अभी 26 जनवरी को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो पूरे भारतवर्ष ने देखा, पूरी दुनिया ने टिकटकी लगाए उस दृश्य को देखा। आपसे जानना चाहता हूं किसानों और सरकार के बीच में जब वार्तालाप तय थी, जब उनको रूट दिया गया था, उसके बावजूद कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले जहां पे एक पुलिस कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, खाली क्योंकि उसको तो ऑर्डर का अधीन है, वो ड्यूटी निभा रहा था, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए नजर आए, वीडियो वायरल हुई, तिरंगा को नीचे फेंकते हुए नजर आए, झंडे को फहराते हुए, उस ध्वज को फहराते हुए नजर आए जो हमारे देश का नहीं, वो करके एक धर्म को संबंधित करता है। सर, इस इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो उसको आंदोलन को बाकायदा अपनी लिमिटेशंस के रह के अंदर डेमोक्रेसी का पालन करते हुए करना चाहिए। सर, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, आज मेरे हिसाब से दिल्ली के चाहे सिंधु बॉर्डर है, चाहे कुंडली बॉर्डर है, चाहे दूसरा बाजीबाग, कम से कम 30-40 लाख किसान वहाँ बैठा हुआ जी, और बिल्कुल शांति से बैठा हुआ, किसी ने कोई वायोलेशन नहीं की। इससे पहले भी जैसे आपने कहा 2 महीने हो गया, अभी 6-7 दिन हुआ 26 जनवरी को हुए। मैं कहूँगा जो भी इंसिडेंट होगा वो हम उसको कंडेम्ड कर दें जी। शायद सबसे पहले हमारे जो कैप्टन है, उन्होंने जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मेरे मन को ठेस पहुंची, हमें भी ठेस पहुंची। जहाँ कोई तिरंगे का अपमान करेगा, मैं भी किसी पार्टी में था जी, मैं पीडीपी में था जी, और जब हमारी सदर ने ये कहा, साहबा ने कहा कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, तो मैंने पार्टी छोड़ दी। हम लोग तिरंगे पर मरने वाले हैं, मिटने वाले हैं। हमारी हज़ारों कुर्बानियाँ जो है तिरंगे के लिए, और आज भी अगर हमें कुर्बानी देनी पड़े तिरंगे के लिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा शरीर का एक एक कतरा जो खून का है वो तिरंगे के लिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है। आज मेरा ख्याल है फैमिली के, हमारी अगर फैमिली के, हम अगर हमारे ग्रैंड फादर फैमिली की देखें, पूरे जितने भी हैं उनके रिलेशन, कम से कम 50 आदमी जो आर्मी में होंगे। मेरा बड़ा भाई आर्मी में सूबेदार रिटायर हुआ है, मेरा भतीजा है वो आर्मी में अभी भी है, अभी वो कमांडो में है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वहाँ गया था करने के लिए, अभी पीछे उनको भेजा वहाँ गलमान में जहाँ हुआ। तो यहाँ तक उसको भी किसी ने कहा कि आप अब चले जहाँ से खत्म, मैं नहीं जाऊँगा। मैं जब तिरंगे में लपेट कर जाऊँगा, जब मैं पूरी नौकरी करूँगा। मैं मतलब कहते हैं कुछ देर बाद वो जो कमांडो होते हैं उनको झुंड में भेज देते, कहता झुंड में नहीं, मैं कमांडो में रहूँगा और अगर टाइम लगा तो तिरंगे में लपेट कर घर जाऊँगा।
तो अगर हमारे सामने कोई तिरंगे की बेइज्जती करे, हम उसका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हुआ वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं हुआ, लेकिन उससे जो आज आ रहा सामने आ रहा, उससे स्पष्ट लगता है कि वो सरकार की मिली चाल थी। सरकार चाहती थी किसी न किसी तरीके से हमें बांधना मिले, ताकि हम इन्हें पर लाठीचार्ज करें, गोलियाँ चलाएं और देश की का हम हमदर्दी लें। पहले कहते थे खालिस्तान का झंडा है, पहले उन्होंने कहा खालिस्तान झंडा है, लेकिन वो धर्म का झंडा है। जब गलवान में हुआ उस बाद वो जो हमारा निशान सा धर्म का निशान है वो उसको लहराया गया। तो अगर जब हमारा जो सनातन धर्म है उसका भी जो निशान है बहुत जगह वो भी लगाया जाता है। पीछे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, अच्छी बात है, उसमें क्या बात हम करते हैं, लेकिन जो वहाँ हुआ हम उसको कंडेम्ड करते हैं, हम ठीक नहीं है। और जिसने किया वो जो सिंधु नाम का एक व्यक्ति है जिसका पूरा नाम आ रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री के साथ भी फ़ोटो है उसकी, और जो अमित शाह के साथ भी उसकी फ़ोटो है। और सन्नी देओल जी ने खुद कहा कि वे मेरा कैंपेन करता था, आजकल मेरे साथ नहीं, उन्होंने ये कहा। लेकिन जिस आदमी ने किया उसको तो ये पकड़ नहीं रही पुलिस, उसको तो अभी कितने दिन हो गया नहीं पकड़ सकी वो। तो इससे स्पष्ट यह होता है कि ये जो पुलिस थी उनकी मिली भगती। सरकार ने उनको कहा आप वहाँ जाइए, कोई ना कोई ऐसा इशू बन जाए ताकि हम गोली चला सकें, आंसू गैस छोड़ सकें, मारपीट कर सकें, इसलिए ताकि ये जो आंदोलन है, और आपने देख भी लिया जब ऐसा हुआ तो आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। लेकिन उसके बाद जब टिकैत जी ने आंसू बहाए तो पूरे का पूरा जो आंदोलन है दोबारा ही ऑर्गेनाइज हो गया। अब उससे पहले से ज़्यादा दुनिया जो है वो इकट्ठी हो रही है। अब हम भी हमने भी जाना है जम्मू से, अब हम भी सोच रहे हैं क्योंकि 200-400-500 किसान लेकर हम भी जम्मू पहुंचे। सर बात अब राजनीति की तरफ आते हैं, थोड़ी उसकी भी कर लेते हैं, क्योंकि आप जिस पार्टी से आते हैं वो कांग्रेस पार्टी है। सर पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप पहले पीडीपी में थे और वहां से आप कांग्रेस में आए हैं, वहां सर यहाँ तक का सफर कैसे रहा, क्यों आपको यहाँ पे आना पड़ा? मैंने पहले आपको ये स्पष्ट किया है कि जिस वक्त हमारी सदर साहबा ने ये बात कही तो मैंने उस वक्त पार्टी छोड़ जी कि हम तिरंगे का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जी डिसरिस्पेक्ट हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम मर सकते हैं, हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने इसलिए पार्टी, वरना मैं वहाँ 30-35 आ रहा हूँ जी, मैं जन मोर्चे में रहा हूँ, मैं जनता दल में रहा हूँ। जी 90 से जब मुफ्ती साहब कांग्रेस में, मैं कांग्रेस में गया हूँ। जी जब 99 में 28 जुलाई को पार्टी बनी, सबसे पहला आदमी था मैं जो पार्टी में गया था। जी और उस दिन से लेकर आज दिन तक मैं पीडीपी में था। जी और उसमें मुझे राज्यसभा भेजा मुफ्ती साहब ने। जी। हमने पार्टी के लिए 30-35 साल किया, ईमानदारी से काम किया। और मुफ्ती साहब एक बहुत बड़े लीडर थे, अच्छे लीडर थे, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी लीडर थे। अटल बिहारी वाजपेयी मेरी पार्टी का नहीं है, जी लेकिन हम जहाँ जरूरत पड़ती है अटल जी का नाम लेते हैं। अच्छा व्यक्ति था एक, जिसने देश को उस वक्त भी देश की अर्थव्यवस्था जो 8-9% थी जीडीपी ग्रोथ, आज जीडीपी ग्रोथ, पहले मैं एक दिन देख रहा था -3 थी, और चंद दिन पहले कोई कह रहा -24 चली गई है जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है। तो फिर देश कहाँ जा रहा है आज? तो इसलिए मैंने उस वक्त पार्टी को छोड़ दिया। मेरे अच्छे रिलेशन से मुफ्ती साहब के साथ, मुफ्ती साहब भी चले गए, बहुत बड़े एक लीडर थे। तो हमने इस तिरंगे के ऊपर हमने पार्टी छोड़ दी। अभी आपने जैसे बोला कि आपने पार्टी इस कारणों से छोड़ी, और जिस पार्टी में आप अभी गए हैं आपने उसकी उपलब्धियां गिनाई हमारे स्टूडियो में बैठकर, जहां पे आपने बताया कि हर एक चीज़ जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी इसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं वो सारी की सारी देन कांग्रेस की है। सर लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो दिन पर दिन चाहे किसी भी क्षेत्र में राजनीति जब होती है और जब इलेक्शंस का टाइम आता है, वो सर जो कैंपेनिंग की जाती है, जज्बा जो फाइट बैक, वो कांग्रेस पार्टी का कहीं दिखता नहीं। फॉर एग्जांपल हम जम्मू की बात करें, जो डीडीसी चुनाव हुए, तो उस तरीके का जज्बा जो सिर्फ और सिर्फ डीडीसी डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव थे, इसमें आम लोगों को ही चुनाव करना था। और भाजपा ने इस तरीके से कैंपेनिंग करी जिस तरीके से वो असेंबली और एमपी के इलेक्शंस लड़ रहे हैं, सर उस तरीके का जज्बा और फाइट बैक कांग्रेस की नहीं दिखती। सर ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक कहा कि मैंने कहा कि जो कुछ किया कांग्रेस ने, जी देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। ये कहने के बाद नहीं कि मैं कहूँगा मैंने किया, जैसे जो झूठ बोलते हैं हमने ये कर दिया, हमने इतना कर दिया, हमें 9 करोड़ मकान दे दिया, हमें किसानों को 9,000 करोड़ उनके अकाउंट में डाल दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, 18,000 गाँव को हमने बिजली दे दी। जिस तरह से ये करते हैं, झूठे करते हैं आप तो मैं कह रहा हूँ ये सब ऑन ग्राउंड है। जो कुछ कांग्रेस ने किया, जो कुछ दिखाई दे रहा है पूरे देश में, आप बिजली फील्ड को ले लीजिए, आप विकास को ले, आप रोड्स को ले लें, आप जो मैं कह रहा हूँ अभी जो ये राशन दिया इन्होंने, तो 3 रुपये 2 रुपये जो कानून बनाया था उन्होंने, मैं जैसे कहा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया वो कांग्रेस ने बनाया। तो इसलिए मैं कहूँ जी कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, सारा कुछ जो किया कांग्रेस। बाकी देखिए मैं कहूँगा आपसे कि जब 84 में चुनाव हुए थे, 84 में तो अटल जी हार गए थे। आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में 2
MP बने थे बीजेपी के, जी और कांग्रेस के पास 404 मेंबर पार्लियामेंट थे। और जब नेक्स्ट चुनाव आया तो कांग्रेस हार गई और बीपी सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और यही जो बीजेपी है इन्होंने गठबंधन किया पूरे देश के साथ, लालू वगैरह, राम पासवान वगैरह, जितने लोग बड़े बड़े लोग, देवीलाल जी, मैं किसका नाम लूँ, वो ये सब इकट्ठे एक बनया था जनता दल। और कांग्रेस के साथ शेयर हुआ था, इनका सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो 78 शायद इन्होंने ली थी, 142 जो है वो उसको मिली थी, और कम्युनिस्ट को साथ मिलाकर, लेफ्ट को साथ मिलाकर सरकार बनी थी। तो ये चलता रहता है जी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, और उन्होंने 6 महीने पहले चुनाव करा दिए, और उसके बाद वो हार गए, मनमोहन सिंह जी आ गया। और जब दूसरा UPA 2 था, उसमें मनमोहन सिंह जो उपलब्धि थी उसको देख कर पूरे देश की जनता ने जो है वो वोट दिया कांग्रेस को, और आज भी पूरी जनता ये सोच रही है। उस बाद आपको मालूम है डीजल क्या था? 2008 में 94 डॉलर का एक बैरल था, और डीजल की कीमत कितनी 2008 में? डीजल की 35-40 रुपये लीटर थी। आज वही जो कच्चे तेल की कीमत है, ग्लोबली जो कच्चे तेल की कीमत है, वो 51.69 डॉलर का एक बैरल है जी। आज जो डीजल है उस वक्त से कच्चे तेल की कीमत आधी हो गई है, लेकिन जो उसकी प्राइस है जो मार्केट में वो डबल हो गई है। यही कहते थे आप कोई अब डीजल सस्ता हो गया, ये नारे लगाते थे आप इसको सस्ता करो। हमारे जहाँ तक रामदेव कहते थे 25 रुपये आपको डीजल मिलेगा, 30 रुपये आपको पेट्रोल मिलेगा, आज मिल रहा है। उससे कोरोना में जब कोरोना था आपने सुना, उन्होंने कहा USA ने कहा फ्री में ले जाइए, मांस में ले जाइए, और उन्होंने 20 रुपये बढ़ा दिए। एक हिंदुस्तान में एक पहली बार ऐसा हुआ, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा। एक तो जो हमारा किसान आंदोलन है ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ, एक। दूसरा जो हमारी कीमत बढ़ी जहाँ डीजल पेट्रोल की, वो हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि महीना 29 डेज लगातार जो है वो कीमत बढ़ी। ये पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुआ है, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुआ। जो कहते थे कि हम हिंदुस्तान को बनाएंगे, ये गरीबी हटाएंगे, हम महंगाई कम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री उस बार GST का विरोध करते थे, लैंड एक्विजिशन बिल का विरोध करते थे, आज खुद कर रहे हैं, वो उसको पास कर रहे हैं। आज कह रहे हैं जी नहीं जी वो GST ठीक है, इसके बाद एक प्रधान एक संविधान एक निशान की बात करते हैं। अब तो मुझे लग रहा है एक प्रधान एक संविधान एक निशान और एक व्यापारी होगा, एक व्यापारी हिंदुस्तान में जो लग रहा है वो एक ही व्यापारी हिंदुस्तान में होगा, वो उस पूरे को पूरा जो है सिस्टम को संभालेगा। इनकी एक प्री प्लानिंग है, इनकी प्री प्लानिंग है कि हम कैसे सत्ता पे फॉर एवर के लिए कब्ज रह सकते हैं, चाहे तानाशाही से करें। मुझे एक लगता है कि आजकल जो हिटलर की है ना, हिटलर की जो रूह है वो माननीय प्रधानमंत्री जी में मुझे जो लग रहा है तो सेम। देखो आज देश का किसान है, देश का किसान जो अन्नदाता है जो, और हमारा जो देश, जैसे आपने पूछा, हमारे जो विदेशी फार्म है वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं इसको, किसानों को, लेकिन हमारे यहाँ इतनी सब्सिडी नहीं होती। आज जो अन्नदाता है देश का, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारा देश जो किसी प्रधान देश है, उसके साथ क्या कर रहे हैं ये लोग? लाठियाँ चला रहे हैं, गोलियाँ चला रही हैं। और आज आपने देखा तो दिल्ली में क्या हो रहा है, कंक्रीट के वहाँ सड़क, हमने कभी नहीं देखा कि सरकार जो रोड है उसको ख़राब कर रही है। वो सरकार तो रोड बनाती है और जो उसमें बड़े बड़े गड्ढे डालकर वहाँ बना रहे हैं, बैरिकेटर लगा रहे हैं। तो आप उनसे बात करिए, वो क्या कह रहे हैं? वो कोई सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं, वो कुछ और मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जो आपने जो कानून बनाए हैं, ये हमें कानून हमारे लिए ठीक नुकसानदेह, किसानों के लिए खास वो है। अगर हम इसके ऊपर स्टडी करें, ना रेडी फड़ी वाला बचेगा, ना दुकानदार बचेगा, ना कोई खाद बेचने वाला बचेगा, ना कोई बीज बेचने वाला बचेगा। इसमें सारे के सारे जो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद आप ये देख लेना मेरी बात, मैं कोई जोशी नहीं हूँ या मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन हूँ कि मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारा PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, जिससे गरीब को जो राशन दे रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से इन्होंने सिलेंडर से सब्सिडी ख़त्म की है ना, पहले लोगों को हम सब्सिडी भेजेंगे, उसी प्रकार ये लोगों को देंगे राशन। सब्सिडी वाला कहेंगे हम आपके बैंक में पैसा डालेंगे, और बाद में डालें ना डालें उनकी मर्जी है। और आप इस वक्त आप 4 रुपये या 3 रुपये जो कांग्रेस ने किया, उस वक्त कांग्रेस ने किया, पहले जो था ये ज़्यादा होता था। मैं इस कमेटी का मेंबर रहा हूँ, कंज्यूमर फेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मैं मेंबर रहा हूँ। उस वक्त ये कीमत ज़्यादा होती, 7-8 रुपये होती थी उस वक्त कीमत। ये इसकी एक APL होता है, एक BPL होता है, एक AY होता है, 3 कैटेगरी बनाई होती है उसमें। तो उसमें जो राशन था इससे महंगा था। लेकिन 2013 में कांग्रेस ने ये पॉलिसी बनाई
कि हम 80 करोड़ 82 करोड़ लोगों को जो है ये राशन हम सस्ते रेट पर देंगे, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह आता है वो देंगे, उससे उन्होंने 3 रुपये की या 2 रुपये की या मोटा अनाज जो 1 रुपया देंगे। ये कांग्रेस ने उस वक्त किया। लेकिन जब ये मैं कहता हूँ ख़त्म कर देंगे तो जो गरीब से गरीब आदमी हैं वो इन्हीं दुकान पर जाएगा, बड़े बड़े शोरूम रखेंगे, बड़े बड़े बनाएंगे, ये मॉल बनाएंगे, वहाँ से सबको खरीदेंगे। वहाँ यही आपको जो आता है वो 35 40 50 60 रुपये के जी जो मिलेगा यही। और यही सब्ज़ी जो है जो हम आज 10 रुपये के जी गोभी ले रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से बेचेंगे। जैसे आज आप ये फ़ोन है ना, फ़ोन मोबाइल में पहले 100 रुपये में होता था, आप करा सकते हैं इसमें महीने के लिए, अब 150 कर दिया उन्होंने। उस वक्त आने वाले में 200 कर दें। पहले कहते जियो फ्री में ले लो, फ्री में लोगों को चस्का दे जी सिम दे दी, आज क्या है, आज फ्री दे रहा है। यही करेंगे। और मुझे जो लग रहा है कि जो हमारा गरीब है जिसको आज राशन मिल रहा है उसको राशन बहुत महंगा लेना पड़ेगा। ये टोटली सब्सिडी ख़त्म करेंगे, ये फूड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है FCI इसको ख़त्म करेंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ से गाँव में जो अनाज दिए वो भी ख़त्म हो जाएगा। और बीज बेचने वाला, खाद बेचने वाला, पेस्टिसाइड बेचने वाला, ये सब खत्म हो जाएंगे। और जो हमारा किसान होगा, किसान का बेटा किसान होगा, जब ये ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेंगे वो हमारा जो किसान है वो इनके पास लेबर का काम करेगा। आज किसान के पास लेबर काम करती है, बाद में हमारा जो किसान है इनके पास लेबर करेगा। आप जो क्लास 63-6 है उसमें और क्लास 3 है उसको पढ़ कर देखना उसमें क्या लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में आए और कीमती समय हमें दिया। ये हमारे बीच में TS बाजवा जी थे जिनसे हमने तमाम बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कितनी दिक्कतों का सामना आज के किसान को करना पड़ेगा अगर ये कानून जो है वो वापस नहीं लिए गए। इन्होंने अपनी तमाम जितनी भी बातचीत इनसे करी, इन्होंने अपनी राय हमारे बीच में रखी। अब वक्त ही बताएगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, किस तरीके से इस कानून को वो चाहे तो वापस लेती है, तो चाहे तो वो इसको रखती है। तो ये आज की खास बातचीत हमारी इन्हीं के साथ ही। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए डाउन टू डस्ट चैनल। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।